एवरीवन गुड मॉर्निंग। हमने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट 1 देख रखा है। उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। ये पूरा कंटेंट है। तो इसमें से हमने एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड पढ़ रखा है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल ये भी देख रखा है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी फॉर द वीडियो? स्टार्ट करें अब। आर यू प्रिपेयर योर माइंड फॉर दिस चैप्टर? लेट्स स्टार्ट। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी? डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब कि पॉपुलेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे उनका बर्थ रेट, डेथ रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन जो है उसकी डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, मतलब बच्चों की डेथ कितनी हो रही है, मोर्टेलिटी रेट क्या है इन्फेंट की, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हो रही है पॉपुलेशन की। मतलब पॉपुलेशन के बारे में जितनी चीज़ें पढ़ सकते हैं वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। यस, बर्थ रेट और डेथ रेट की अगर हम बात करें तो कितनी थी उस टाइम पे? 48 से 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 40% डेथ रेट थी। अगर 1000 लोग हैं, ठीक है, तो उसमें से 40% लोगों की, या फिर हाँ 1000 लोग हैं तो उसमें से 40 लोगों की डेथ यूं ही हो जाती थी, ठीक है। तो ऐसा डेथ रेट और बर्थ रेट चल रहा था, मतलब हाई था दोनों ही, डेथ रेट भी और हाई बर्थ रेट दोनों ही हाई था। और ये जो है ये एक साइन है पॉवर्टी का। मैसिव पॉवर्टी हो रखी थी, मतलब डेथ रेट भी उतनी ज़्यादा है और बर्थ रेट भी उतनी ज़्यादा है। तो ये एक साइन है कि कंट्री पुअर होगी, ठीक है, ये या फिर इंडिकेटर है कि कंट्री जो है वो पुअर कंट्री होगी, मैसिव पॉवर्टी होगी वहाँ पे, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी। ये एक चीज़ और शो करता है कि हॉस्पिटल की कंडीशन जो है वो सही नहीं थी, ठीक है। हॉस्पिटल्स की कंडीशन सही नहीं थी, बेबी आया उसको कोई प्रॉब्लम हुई तो हॉस्पिटल्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, ये भी शो करता है। तो एक तरीके से यही है कि डेवलप्ड कंट्री नहीं है इंडिया, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसीज उस टाइम पे कितनी हुआ करती थी? 32 ईयर्स हुआ करती थी। अभी प्रेजेंटली अगर देखें तो 66 68 ऐसे कुछ है, ठीक है। लिटरेसी रेट उस टाइम की क्या थी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने देखा 32 ईयर्स थी और लिटरेसी रेट कम थी, बहुत कम थी, 16% थी। या फिर कह लो फीमेल्स की तो और भी कम थी, 7%। समझो नहीं, ये अगर नोट कर सकते हो तो नोट कर लो। उस टाइम पे ब्रिटिश रूल के टाइम पे लिटरेसी रेट 16% थी पूरी, ठीक है। और फीमेल्स की अगर देखें तो सिर्फ 7% थी। ऐसे उस टाइम पे खाना बनाना और ये सभी सब कुछ चलता रहता था फीमेल्स का, ठीक है। तो लिटरेसी रेट बहुत कम थी। और ये लिटरेसी रेट का कम होना क्या शो करता है? जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा रेट होना, ये शो करता है कि हेल्थ केयर सही नहीं था। लाइफ एक्सपेक्टेंसीज कम होना, ये भी शो करता है कहीं ना कहीं कि हेल्थ केयर सही नहीं था उस टाइम पे। और डेथ रेट और बर्थ रेट हाई है, मतलब पॉवर्टी तो है ही एक इंडिकेटर पॉवर्टी का। तो लिटरेसी रेट कम होने का क्या मतलब है? कि वो कंट्री बैकवर्डनेस की ओर है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है वहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस, दोनों ही कह सकते हैं, सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस दोनों की बात करें। अब मेन बात आती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या है ये देखते हैं। ये सबसे मेन सा टॉपिक है, इससे शायद आपके बुक में क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में। 1921 से पहले क्या होता था? जब भी सेंसस होते थे तो उसमें कुछ एग्जैक्ट या फिर एक कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता था। उसमें कभी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रखी होती थी या फिर कभी कभी बहुत कम पॉपुलेशन हो रखी होती थी। एक ऑल्टरनेटिव चलता था, एक बार बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रखी है, एक बार बहुत कम पॉपुलेशन हो रखी है, ठीक है। लेकिन 1921 के बाद से देखा गया कि अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। 1951 तक ये तो अलार्मिंग हो गया कि अब ये ज़्यादा बढ़ रहा है पॉपुलेशन। 21 से 51 तक चलो ठीक है कि नॉर्मल बढ़ रहा है, राइजिंग, मतलब जो सेंसस हो रहा है उसमें ये है कि हाँ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। लेकिन 51 के बाद से तो वो अलार्मिंग बन गई कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और देखो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उस टाइम की हेल्थ केयर फैसिलिटी, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ने से तो नहीं होगा ना, उसमें इकोनॉमिक कंडीशंस, लोगों का ख्याल रखना, ये सब भी तो आता है। इतने सारे लोग, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, उतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर है नहीं, एग्रीकल्चर आउटपुट नहीं आ रहा है उतना ज़्यादा,
तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग पॉवर्टी की ओर जाएंगे, ठीक है, बैकवर्डनेस आएगी, स्टैग्नेशन आएगा, लोगों को काम नहीं मिलेगा, जॉब्स नहीं मिलेंगी। तो अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो रही है, सोशल कंडीशन अच्छी हो रही है, उसके बाद फिर अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इट्स ओके। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम की बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ठीक है, धीरे धीरे हो रही थी, हो क्या रही थी, स्टार्ट हुई थी बिल्कुल, ठीक है, और उसके बाद पॉपुलेशन बढ़े जा रही थी। तो इट नॉट द गुड साइन, ये गुड साइन नहीं है। ये क्या शो करता है, कहीं ना कहीं बैकवर्डनेस को शो कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी शो कर रहा है कि यहाँ पे पॉवर्टी इंक्रीज होने वाली है, ग्रोथ इतना मतलब ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ती जाए तो इट्स गुड, सो गुड। लेकिन वो पॉपुलेशन या इकोनॉमिक कंडीशन नहीं बढ़े तो ये चैलेंजेस बन जाएंगे कंट्री के लिए। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल समझ आया कि क्या ये सब कुछ बताना चाह रहा है। इससे एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज विच इज़ रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर टू मार्क डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स फर्स्ट टू वन सेकेंड डेसिसिव स्टेज, फर्स्ट टू द सेकेंड डेसिसिव स्टेज। तो 1921 के बाद से क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज करने लगे, इसमें कंसिस्टेंसी आ गई, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे आते हैं, ये क्या है, इसमें मतलब क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन क्या है। Occupational structure refers to distribution of working population across primary, secondary and tertiary sectors of the economy. प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में वर्किंग पॉपुलेशन क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। तो ये बताता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा होगा अगर आप नोट्स बनाते रहो, कुछ समझ आए तो, या फिर यहाँ पे जो लिखी हैं वो अगर सफिशिएंट है तो ठीक है, लेकिन अगर लिखते जाओगे तो और अच्छा होगा। एग्रीकल्चर ये प्रिंसिपल सोर्स था ऑक्यूपेशन का उस टाइम पे। 70 से 72% पॉपुलेशन जो है प्राइमरी सेक्टर में थी, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, माइनिंग, इन सब में क्या थी, 70 से 72% तक की पॉपुलेशन थी प्राइमरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी सेक्टर, यहाँ पे ना प्राइमरी सेक्टर, तो अब मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें हम तो 50% पॉपुलेशन उसमें थी, ठीक है, 50%। सोच लो इतनी सारी एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसमें से 50% सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में थी, ठीक है। इंग्लैंड और अमेरिका की बात करें तो 2% पॉपुलेशन अमेरिका में डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे। जापान में अगर बात करें तो 12% पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चर पर डिपेंड, जर्मनी में 4% थी, लेकिन इंडिया में 50% थी। सोचो, तो ये कहीं ना कहीं कंट्री जो एडवांस थी उसमें तो कम है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है, लेकिन हमारे वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। और इंडस्ट्रीज़ में भी थी, ऑब्वियसली इंडस्ट्री को हम नहीं छोड़ सकते। 9% पॉपुलेशन जो है वर्किंग पॉपुलेशन किस में थी, इंडस्ट्री के अंदर थी, ठीक है। बाकी जगह पे 42% यूएसए में 32% है, इंग्लैंड में 42%, जापान में 39%। तो ये सब बाहरी कंट्रीज़ में थी, हमारे वहाँ क्या था, सिर्फ 9% पॉपुलेशन जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में थी। तो ये ऐसे ही शो कर रहा है बैकवर्डनेस, ठीक है। ग्रोथ इज सेट टू बी बैलेंस्ड व्हेन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर इक्वली, मतलब उन्होंने रोड्स क्यों बनवाए या फिर रेलवेज़ क्यों बनवाए, ताकि एक तो पूरे इंडिया में पहुंच सके, पूरे इंडिया से रॉ मटेरियल ले सके, ठीक है, और उसको ब्रिटेन में लेके जा सके। पोर्ट्स क्यों बनवाए, ताकि रॉ मटेरियल को ईजिली ब्रिटेन लेके जाया जा सके और वहाँ से चीज़ें यहाँ लेके आई जा सके, फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन से इंडिया लेके आया जा सके, तो इसलिए पोर्ट्स बने वहाँ पे। तो बात समझ आई, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट तो करा लेकिन अपने फ़ायदे के लिए कराया। रेलवे पूरे जगह पहुंच जाएगा तो हर जगह से रॉ मटेरियल ले सकते हैं, तो तमिल साइड में कुछ और होगा, वेस्ट बंगाल साइड में कुछ और होगा, तो हर जगह से वहाँ की चीज़ें ले सकते हैं और अपनी फिनिश्ड गुड जो है उसको हर जगह पहुँचा सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में इसके कि उनका मेन मोटिव था कि इंडियन मार्केट जो हैंडीक्राफ्ट का मार्केट था, इन सबको हटा करके वो अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यहाँ लेके आते थे और वो सस्ता भी होता था, उनके जो प्रोडक्ट्स हुआ करते थे वो सस्ते भी हुआ करते थे, तो इंडियंस भी उसकी ओर इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तो वो मार्केट पूरा कैप्चर कर रहा था, पूरे इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़िया होगा तभी तो चीज़ें होंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रही ये। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी उन लोगों ने लेके आए ही थे। क्या क्या था, एक तो हमारी इकोनॉमी जो है, हमने
क्रिएट जो करा हमने क्रिएट नहीं करा है, वो बेसिकली वहीं से इनहेरिटेड है, ठीक है। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे इंडिगो का उन्होंने कराया था, और टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करेंगी ज़्यादा, तो इन चीज़ों को उन लोगों ने कराया था। रेलवेज़ और रोडवेज़ भी लेके आया, जो कि अब तक फ़ायदेमंद है हमारे लिए, उसका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी सिस्टम आया था, एक्सचेंज वाली चीज़ें चला करती थी ना। गेहूँ मेरे पास है, तुम्हारे पास चावल है, तो मुझे गेहूँ चाहिए, तुम्हें चावल चाहिए, तो चलो एक्सचेंज कर लेते हैं। अब मान लो इसके पास गेहूँ है, इसके पास चावल है, लेकिन इसको गेहूँ नहीं चाहिए और इसको चावल नहीं चाहिए, इसको जूता चाहिए, इसको आटा चाहिए, या फिर मान लो चने चाहिए, तो अब ये दोनों नहीं एक्सचेंज कर सकता। अब ये ढूंढेगा किसके पास चने हैं और उसको ज़रूरत है गेहूँ की, तब उस इंसान को ढूंढेगा। इसके पास क्या है, इसके पास गेहूँ है, या फिर कह लो इसके पास धान है, ठीक है, पैडी है, लेकिन इसको जूते चाहिए, तो वैसे इंसान को ढूंढेगा, तब तो काम होगा। तो ये लोग लेके आए बार्टर सिस्टम की जगह पे मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को, ठीक है। ब्रिटिश राज इन इंडिया लेफ्ट लेगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल का वो यहाँ पे करके गए हैं। ये हमने ऑब्वियसली उसमें काफ़ी सारे से मॉडिफिकेशंस करे हैं, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग तो था ही। इस ये चैप्टर मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब इसको अगर आप बुक से पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स की बुक, क्लास 11th की बुक से पढ़ोगे, तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, शर्त ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चंस लगाना नहीं होगा तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अगर समझ आई होगी, चैप्टर समझ आया है, तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।